Students, today we are going to learn chapter number 5, that is staffing. Weightage of this chapter is 10 marks. 1 mark का 1 क्वेश्चन, 2 marks के 2 क्वेश्चन और 5 mark का एक डिटेल, टोटल 10 mark का वेटेज ये चैप्टर का है. So before starting this chapter, we have already did planning and organizing in our previous chapter. Planning is what to do and how to do, and organizing is a structure of what to do and how to do. For that organization, we required to complete that structure, we required labor and worker. That labor and workers are included in by the staffing. So by the staffing, we get the structure complete, and that structure complete our implementation of that planning. So this planning and organizing is involved in staffing, and staffing is depend on organizing and planning. So as a manager of a business organization, planning first important function है manager का, second important function है organizing, और third important function है that is the staffing. So let us understand what is the concept of a staffing. Staffing क्या है? Let us know. The main concept of a staffing is ordinary. And the ordinary sense also include acquired employee training and maintaining them in the organization. It is not merely recruit. स्टाफिंग के अंदर लेबर और एम्प्लॉय को सिर्फ रिक्रूट नहीं करना ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूट? रिक्रूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को एज अ ह्यूमन पावर को कैसे यूज करना है. इन वाइडर सेंस यू कैन से रिक्रूटमेंट के अंदर कौन सी चीजें आती है, दैट इज द सिलेक्शन, कि कौन सा बंदे को सिलेक्ट करना है काम के लिए, कौन से वर्क के लिए, वो चीज को ट्रेनिंग देनी है. अगर प्रॉपरली कोई एम्प्लॉय या वर्कर इतना ट्रेन नहीं है तो लेट अस प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रमोशन देना, ट्रांसफर देना, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें करना ना. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग? दैट इज द फर्स्ट है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर मैनेजमेंट एज वी हैव डीड इन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. के स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड मैनेजर का फंक्शन होता है जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग सब के अंदर, ये सारे स्टेजेस के अंदर ये स्टाफिंग रिक्वायर्ड है. क्योंकि प्लानिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू है, ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर बनाना है, और वो दोनों चीज को इन्वॉल्व करता है, दैट इज द स्टाफिंग. सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द पेरेनियल प्रोसेस. पेरेनियल प्रोसेस मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस. फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल देयर आर मेनी एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग टुगेदर. दैट स्टाफ इज कॉल्ड फॉर दैट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे बोला जाता है पेरेनियल प्रोसेस. थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ए ह्यूमन रिलेशन. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिलेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम देखने मिलता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज जो है वो लिविंग फैक्टर होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. दैट्स वाई इट्स इंक्लूड एंड कॉल्ड एज एन ह्यूमन रिसोर्सेज. उसके बाद है स्टाफिंग डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि स्टाफिंग की एक्टिविटी टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक कंटिन्यूसली चलती आती है. देन है अदर मैनेजरियल फंक्शन जो है वो भी स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉयज और वर्कर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो सारी चीजों को, एक्टिविटीज को मैनेजरियल फंक्शन करते हैं. एंड स्टाफिंग को वाइड स्कोप भी बोला जाता है, क्योंकि स्टाफिंग जो है वो ट्रेनिंग और एक रिक्रूटिंग से लेके, ट्रेनिंग से लेके, जो मेंटेन करना है, डेवलप करना है इंडिविजुअल को, वो सारी चीजों को मेंटेन करता है. दैट इज वाई इट इज हैविंग अ वाइड स्कोप. Another is the capital expenditure and investment. Now प्लानिंग को एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, स्टाफिंग को इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज और लेबर के ऊपर जो वर्क किया जाता है या जो कॉस्ट खर्चा जाता है उसको एक तरह का इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए बोला जाता है, क्योंकि वही वर्कर्स और एम्प्लॉयज फिर प्रॉफिट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी मानने में आता है. मेनी टाइम्स शॉर्ट आंसर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट क्यों बोला जाता है स्टाफिंग को, ये भी पूछा जाता है ना. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए? तो स्टाफिंग का मेन एक लाइन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू. दैट मीन्स वर्ड कि तुम एक एम्प्लॉय को, मतलब मैन को अगर तुम माइंड करते हो, मेंटेन करते हो, तो तुम्हारे बिजनेस को वो मैन पूरा हर चीज से वो मेंटेन कर लेगा. सो दैट इज वाई मेनी अ टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 2 marks और 3 marks के एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. सो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि वो वर्कर को कंटेंटेंट और एफिशिएंट बनाता है. सेकेंड है वो डायनामिक एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर होती है वो सारे डायनामिक चेंजिंग जो है वो चेंजेस लेके आता है और वो अपने एक्टिविटीज के अंदर कंटिन्यूस करवाता है. और फिर है इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तक ही स्टाफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बाद के जो फंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, वो सारी चीज़ों के अंदर भी ये स्टाफिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज सब जगह पे इंक्लूड रहते हैं. एंड देन आफ्टर इज द लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. नाउ बिजनेस के अंदर जो प्लानिंग है उसे ब्रेन माना गया है, क्योंकि वो प्लान करता है, प्री प्लान करता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन ब्रेन ऑफ द बिजनेस. एंड अनदर इज स्टाफिंग कॉल्ड एज एन लिम्स. वाई स्टाफिंग कॉल्ड एज एन लिम्स? क्योंकि वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाने का काम है स्टाफिंग का. उसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द स्टाफ. नाउ स्टाफ के अंदर प्रॉपर प्लानिंग और वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए. दैट इंक्लूड इन द जॉब सेटिस्फेक्शन. लोगों को मिल जाता है, एम्प्लॉय को और लेबर को, कि हमारा जॉब सेटिस्फाई है, हमें ये वर्क की दिया गया है. रिलेशन वो वर्क से मेंटेन हो जाता है, हार्मनी मेंटेन होती है, जिसका जो वर्क है वो करते हैं, तो कोई कोऑर्डिनेट रिलेशन बना हुआ रहता है, एनवायरनमेंट सेटिस्फाई रहता है. उसके बाद है प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रेस्टीज मतलब उसकी इमेज अच्छी बन जाती है. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है. प्लानिंग टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सारे एम्प्लॉयज इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड एज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एज स्टाफिंग इंक्लूड एम्प्लॉयज एंड लेबर, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट माना गया है, कि रिक्रूटमेंट नेसेसरी स्टाफ एंड डेवलपिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. नाउ आफ्टर दिस वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि मैन पावर कंसर्न रहता है इसके अंदर. नाउ व्हाट इज इंक्लूड इन दैट, कि मैनी टाइम्स इट इज आज इन शॉर्ट आंसर ऑल्सो, कि स्टाफ को मैन पावर से क्यों कंपेयर किया गया, क्यों इट इज कंसर्न विथ मैन पावर? क्योंकि स्टाफ इंक्लूड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एंड दे आर प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. फिर सेकंड है टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका स्टाफ रिक्रूट करते हैं वो लोग. उसके बाद प्लेसमेंट देते हैं स्टाफ के अंदर. एंड टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहेंस देयर नॉलेज, उनके अंदर का जो इंडिविजुअल नॉलेज है वो उनको ट्रेन कर करके उनका डेवलपमेंट होते ही जाता है. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ इट इज कंसर्न एंड कॉल्ड एज एन मैन पावर प्लानिंग ऑल्सो. उसके बाद है कंसर्न विद कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टाफ. कंसर्न विद कंपेंसेशन मतलब उनको पैसे प्रोवाइड करना और उनका डेवलपमेंट करना स्टाफ का. रिलेटेबल कोई भी वर्क के लिए उनको ट्रेनिंग देना होता है स्टाफ को. सेकेंड है टू प्रोवाइड एनवायरमेंट, उनको जैसा एनवायरमेंट चाहिए उनको कि वो पीसफुली अपना काम कर सके, और वो पीसफुली काम करेंगे तो हमारा जो वर्क है प्रोफिशिएंस और इम्प्रूव होगा, एफिशिएंट वर्क हमें मिलेगा. एंड टू गिव प्रॉपर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट ऑफ द स्टाफ को. प्रॉपर कंपेंसेशन, अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे सैलरी से तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट एफर्ट देंगे स्टाफ एज अ एम्प्लॉयर, एज अ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड लास्ट इज अ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आ जाता है तो एम्प्लॉयज को, अगर स्टाफ हमारा प्रॉपर रहेगा तो जिसकी वजह से वो अपने सॉल्यूशंस खुद भी निकाल लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Now another is a process of a staffing. Process of a staffing is also most important. Many a times it is asked in exam कि staffing का process क्या है. तो staffing का process first जो है वो estimate करना कि कौन से एम्प्लॉय और लेबर किस तरीके से कितना काम सौंपा जाएगा. And that is called as an recruitment, estimation of recruitment. Now what is the meaning of recruitment? तो recruitment एक continuous process है जिसके अंदर enterprise कितने अमाउंट में और किसको क्या वर्क देना है, कौन से एम्प्लॉय को, राइट टाइम, राइट नंबर एंड द राइट प्लेस. तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस एक्वायरिंग मतलब प्रोवाइड करना राइट टाइम पे, राइट नंबर एंड राइट प्लेस पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन, जिसकी जो स्किल है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम सौंपना. ना रिक्रूट हम दो तरीके से कर सकते हैं, दैट इज बाय द इंटरनल एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्स रिक्रूट करने का जो बिजनेस के अंदर ही अंदर हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, दैट इज द इंटरनल. एंड बिजनेस के बाहर से कोई हेल्प लेके हम अगर कोई सोर्स से हम बनाना चाहते हैं तो दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स. तो प्रमोशन है, ट्रांसफर है. प्रमोशन कैसे, तो वन यू कैन से कि कोई अगर कोई बंदा या एम्प्लॉय है, लेबर जो बहुत ही बेस्ट अपने एफर्ट्स देता है और उसका प्रमोशन करना चाहिए. सो बाय द पैसों से या उसके डेजिग्नेशन से उसको प्रमोट करते रहना चाहिए. उसके मन इच्छा से या उसको कंफर्टेबल हो वैसा उसका ट्रांसफर कर दो, वहीं पे भी वो रिक्रूट हो जाएगा. हो सके तो जितने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको एम्प्लॉय ले लो तो वो भी एक रिक्रूटमेंट हो जाएगा. रिकॉलिंग रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट मीन्स कि कोई कंडीशन से या कोई सिचुएशन की वजह से यहाँ से आपका एम्प्लॉय चला गया है कोई दूसरी जगह पे, तो उन्हें वापस से रिकॉल करना, दैट इज द रिट्रेंच एम्प्लॉय.
अपने काम के अकॉर्डिंग उनको वापस बुलाना। प्रमोशन विद द ट्रांसफर करते हो तो उसके साथ साथ उसका डेजिग्नेशन चेंज करो, उसका डिपार्टमेंट चेंज करो। एंड द लास्ट इज द वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट ऑल्सो दिस हेल्प टू अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर। इट इज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी अब्जॉर्ब। किसी ने पहले से अप्लाई करके रखा है तो उसको पहले बिजनेस में प्रायोरिटी दो कि जिसने पहले अप्लाई करके रखा है उसको पहले लो, उसके बाद दूसरे और कोई इंटरव्यू के लिए या किसी के लिए बुलाओ। अनदर इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज बिजनेस के आउटसाइड से तुम कैसे कोई भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड होती है या न्यूज़पेपर में या कोई भी आर्टिकल होता है जिसकी वजह से कोई बंदा एम्प्लॉय वर्कर अपना अप्लाई करता है ऑनलाइन। थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना, दैट इज यू कैन से पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु आर अनएम्प्लॉयड इन सर्च ऑफ जॉब। कभी कोई कभार जो बहुत सर्च में होता है अपनी जॉब के लिए बट उसको वो जॉब मिल नहीं पाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप वो बंदे को वापस से शॉर्टलिस्ट करके मंगवा सकते हो। थ्रू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नाउ यू कैन मेक इट कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से कैंपस से कोई भी जो प्रोफेशनल तो नहीं बोल सकते बट यू कैन से कि कोई ऐसे है नॉलेजेबल है जो बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, स्पेशलाइज है कोई सब्जेक्ट में, तो उसे आप वहाँ से उसको शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं। So by this you can say also take it. Another is that कि through the trade union. Now what is the trade union? Trade union you can say कि कभी कोई कंडीशन की वजह से, जैसा हमने रिट्रेंच पहले प्रीवियस बताया था कि तो ट्रेड यूनियन वैसी ही है कि एक लिस्ट बनाओ एम्प्लॉय की जो पहले यहाँ से कोई रीजन से चले गए हैं, रिट्रेंच हो गए, फिर उसके बाद अब वर्क की वजह से आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, दैट इज द ट्रेड यूनियन। थ्रू द ट्रेड यूनियन आप रिक्रूट कर सकते हैं। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जो वर्कर्स का पहले से एप्लीकेशन लेके रखे हुए होते हैं और फिर उसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग उसको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे किसी को रिक्वायरमेंट है। सो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बताना। रिक्रूटमेंट एट द गेट, डेली वेजेस पे होता है। कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऑलरेडी कोई आ जाता है जिसको एम्प्लॉय बहुत वर्क की ज़रूरत होती है तो वहाँ से उसका प्लेसमेंट होता है। फैक्ट्री गेट पे जो उसका डेली वेज पे होता है, मॉर्निंग में वो खड़े रहते हैं और उसके बाद उसको मिल जाता है काम, पर्टिकुलर कोई वर्कलोड उसको प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसका डेली वेज उसको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाता है। मॉडर्न मेथड इज यू कैन से इंटरनेट के ऊपर अप्लाई करना। कैंडिडेट अपने हैं जो वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके रखते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है उनको फिर एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बुलाया जाता है थ्रू द एप्लीकेशन, एग्जाम्स, रिजल्ट ऑनलाइन। उसको अप्लाई के बाद बायोडाटा चेक करने के बाद उसको बुलाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज एन modern method. So this is you can say external and internal, both are the recruitment sources. After this next topic is the selection. Now as we have the estimate करना कि कितने आपको स्टाफ चाहिए, कितना, कौन सा पर्सन, कैसा पर्सन चाहिए कौन से काम के लिए। सेकेंड हमने देखा कि रिक्रूट करना, अगर हमें कोई वर्क करवाना है तो उसको कैसे रिक्रूट करना है वो हमने सेकेंड देखा। नाउ थर्ड इज द सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ रिक्रूट के बाद सिलेक्शन इज टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव। ना जितने हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए मतलब आए हैं हमारे पास उसमें से कुछ बंदों को सिलेक्ट करना, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काइंड ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट है जो हमारे लिस्टेड किए गए हैं और हमारे रिलेटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उसको हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सो फर्स्ट जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी अ टाइम्स इट इज़ आज इन एग्जाम फॉर डिटेल ऑल्सो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड केयरफुली कि प्रोसेस सबसे पहला क्या होता है। तो प्राइमरी मीटिंग करना, जो एम्प्लॉय ने या जो भी लेबर वर्कर अप्लाई किया है उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करना कि वो कैंडिडेट सूटेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि वो इम्प्रॉपर और अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द अप्लाइंग इन द इनिशियल स्टेज, कौन सा वो बंदा किस डिपार्टमेंट से हमारे काम आ सकता है, वो हमें उसको सबसे पहले मीटिंग करनी है। सेकेंड इज वो उसके बाद उसे हमें रिसीव करना है स्क्रीनिंग एंड एप्लीकेशन, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसकी क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की, नॉलेज उसको क्या क्या है वो सारी चीज़ों की।
अनदर इज दैट टेकिंग अ नेसेसरी टेस्ट। अब ये जो हमारे रिसीव करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद, नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर कोई बंदे का कोई चीज़ में टेस्ट लेना पड़े कि जिसमें IQ टेस्ट हो, या फिर यू कैन से कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो ट्रेड टेस्ट के उसके नेसेसरी स्किल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेबल उसकी कैसी स्किल है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उससे उसका कितना नॉलेज है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका नेचर कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कितना है, एटीट्यूड उसकी हैबिट कैसी है, एज अ कैंडिडेट वो किस तरह का है। सो दीज आर द टेस्ट यू कैन टेक इट। नेक्स्ट इज द पर्सनल इंटरव्यू। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद उसका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है कमेटी के साथ। कमेटी के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल पर्सनल मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से आए होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस उसको पूछते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसे देते हैं एंड मेक इट अ क्लियर आंसर फ्रॉम दैट पर्सन। नेक्स्ट इज द चेकिंग रेफरेंस। अगर वो कोई रेफरेंस के थ्रू आता है तो उसकी रेफरेंस में by referring to his present and the past employee to get an idea of the current situation। उसका रेफरेंस लेना मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग पहले करता था तो उसके बारे में, उसका पास्ट एम्प्लॉयर्स के बारे में जानना, वो यहाँ से अगर कोई गया है उसने भेजा है या कोई किसी से रेफरेंस से आया है तो वो भी अच्छे से उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो राइट डिसीजंस पे हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। Next is the preliminary selection. Preliminary selection is, you can say, selection committee will make a list of selected candidate. That is the preliminary selection. Seventh is physical examination. Now proper confirming this. After this you can make out the medical examination कि वो बंदे का कोई भी हेल्थ इशू तो नहीं है, क्योंकि वो अगर हेल्थ इशू में होगा तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और इलनेस की वजह से हमारा जो अचीवमेंट है वो इतना नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ वाई उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है। अनदर इज अपॉइंटमेंट लेटर। फिर उसका जब फाइनल उसको सिलेक्ट किया जाता है तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाता है। वो अपॉइंटमेंट लेटर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है जिसके अंदर उसका वर्क क्या करना है, कहाँ पे वर्क करना है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसके हक उसको दिखाए जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सैलरी, उसकी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल उसको लेटर के अंदर ओपनली लिखा हुआ दिया जाता है। एंड द लास्ट इज द इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। लेटर मिलने के बाद जो एम्प्लॉय या वर्कर कंफर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के साथ, सो इट गिव्स अ प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। दैट ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर अलॉटमेंट उसको प्रोवाइड करता है वर्क का, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, सुपीरियर कलीग्स और सबऑर्डिनेट आफ्टर हिज ड्यूटीज एंड द अलॉटेड the candidates. Another topic is training and development. Now staffing के लिए as we have did के पहले estimate करना, फिर उसको रिक्रूट करना, एंड रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, बंदा सिलेक्ट हो गया, अब उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग फर्स्ट। ट्रेनिंग क्या होता है? तो ट्रेनिंग कोई भी एम्प्लॉय को या कोई भी वर्कर को रिक्रूट करने के बाद उसको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना एंड एक्सपर्टाइज के थ्रू उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको हेल्प आउट करना कि वो अपना वर्क एफिशिएंट कर सके, टू इंक्रीज द नॉलेज, उसकी एबिलिटी बढ़े, प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट बढ़े, दैट इज इंक्लूड इन ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग की एक शॉर्ट डेफिनेशन है कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। जो थियोरेटिकल उसने पढ़ा हुआ है और जो प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल है उसको कोई रेफरेंस मतलब कोई गाइडेंस से उसको बताया जाए कि ये वर्क तुम्हें कैसे करना है। सो दैट इज इंक्लूड इन द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज दैट कि इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज होती है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए इन्फॉर्मेशन उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी उसको अगर अडॉप्ट करनी है तो वो टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए दे नीड सेफ्टी, सो फॉर दैट ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर बंदा ट्रेन हो जाता है तो उसकी प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिड्यूस इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर when increase or improves their chances of the promotion and income,
एक ही जगह पे लेबर अपना काम खुद से करते हैं, क्योंकि अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है फिर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसी में वो कंटिन्यू रहते हैं, तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ टर्नओवर हो जाता है, मतलब जो बार बार जो लेबर और वर्कर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं अपना काम, वो कम हो जाता है। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि प्रोडक्टिव और एफिशिएंट वर्क मिलने लगता है। एक्सपेंसेस जो है, खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि वेस्टेज जो होता है वो कम बिगड़ने लगता है। इसके साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टीज है, बहुत सारा बर्डन जो काम का है वो कम हो जाता है। सो दीज आर द इंक्लूड इन द ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट। Now, what is the development? The development, top level management and departmental head have more of intellectual work than the physical work. Now, physical work मतलब जो workers है, जो लेवल में, जो एकदम बॉटम लेवल में है, जो अपना काम कर रहे होते हैं, उनके अलावा जो टॉप लेवल में जो बैठे होते हैं उनका मेन जो रोल होता है वो इंटेलेक्चुअल वर्क का होता है, मतलब दिमाग लड़ाने वाला काम बहुत होता है। तो ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट पॉसिबल है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज द एबिलिटी एंड देयर एफिशिएंसीज टेकिंग प्रोविजन। ड्यू टू दिस दे बिकम द एक्सपर्ट इन द टेक्निकल नॉलेज एंड मेक स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज। मेन जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि कोई बंदे को, एम्प्लॉय को मेंटली उसको स्ट्रांग बनाना और उसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज करना कि जिससे वो पॉलिसी के डिसीजंस ले पाए। जब वो प्रॉपर ये चीज़ में हो जाता है तो आगे जाके वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो अपने टेक्निकल नॉलेज और अपने प्लान्स और पॉलिसी खुद ले लेता है। एंड ऑफिसर डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम, धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट बोला जाता है। नाउ इसका मेन कंसेप्ट क्या है? तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज टॉप लेवल में और डिपार्टमेंटल हेड के अंदर देखा जाता है। नाउ डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो डेवलपमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है जिससे नॉलेज इंक्रीज होता है, रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजीज इंक्रीज होती है। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, यू कैन से, रिसर्च और नई नई आइडियोलॉजीज आना। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। अगर इंडिविजुअल बंदा ट्रेनिंग करके अपने आप को डेवलप कर सकता है तो वो आगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप करते ही जाएगा। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वेस्टेज जो होता है, न्यू जो अनएक्सपर्ट होते हैं या फिर जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं जो वेस्टेज करते हैं, बट डेवलप जब हो जाता है एम्प्लॉय का और वर्कर का तो वो वेस्टेज कम कर देते हैं और प्रोडक्शन का प्रॉफिट इंक्रीज होते रहता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास रहता है क्योंकि वो इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो स्पीडी एंड सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हैं। इफेक्टिव सुपरविजन, उनका जो सुपरविजन रहता है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होती है, टेक्निकल स्किल भी उनकी बहुत इंक्रीज होती है। उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस, ना उनको इतना समझ आ जाता है, वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो कोई भी चैलेंज को बहुत इजीली फेस कर लेते हैं और जो भी कन्फ्यूजन्स है, स्ट्रेस है, वो सारा रिड्यूस कर देते हैं और प्रोग्राम को पूरा बर्डन लेस कर देते हैं। ना नेक्स्ट आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का differentiate. This is the most important answer, many times asked as in 3 marks, 2 marks या डिटेल में भी पूछा जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंशिएट के अंदर फर्स्ट मीनिंग है। तो ट्रेनिंग का मीनिंग यू कैन से थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज कोई एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाने के लिए दिया जाता है, दैट इज द ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट जो है थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी उसको ट्रेन कर दिया गया है और वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में अपना इंटेलेक्चुअल पावर यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय और लेबर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते जाना, जबकि डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी और मोल्डिंग दर पर्सनैलिटी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देना, उसको इतना ट्रेन कर देना कि वो कोई भी तरह का चैलेंज बहुत इजीली फेस कर सके। दैट इज इंक्लूड मेन ऑब्जेक्टिव इन डेवलपमेंट। वर्क इज एट द सेंटर में ट्रेनिंग के अंदर वर्क सबसे सेंटर में है, सबसे फोकस ज्यादा करना है उनको वर्क में, जबकि डेवलपमेंट के अंदर फ्यूचर के अंदर और प्रोबेबल चैलेंजेस को कैसे फेस करना है उसको ज्यादा ध्यान देना होता है सेंटर पॉइंट में। उसके बाद टाइम एंड एक्सपेंसेस। नाउ ट्रेनिंग के अंदर जो प्रोसेस है वो शॉर्ट है एंड वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, सिर्फ उसको कोई भी सुपरवाइज है या कोई भी एक्सपर्ट है उसको हैंडल कर लेगा तो इट इज इंक्लूड इन लेस एक्सपेंसिव।
जबकि डेवलपमेंट जो है लॉन्ग प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि वो पहले बंदा ट्रेन होगा फिर डेवलपमेंट उसका बंदे का होगा, सो दैट इज वाई वो एक्सपेंसिव भी है और लॉन्ग डेवलपमेंट भी होता है। नाउ हु इम्पार्ट्स, ट्रेनिंग कौन करता है? तो ट्रेनिंग इज एन इम्पार्टेड बाय द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, एक्सपर्ट और सुपरविजन। ट्रेनिंग कौन देता है? तो ट्रेनिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने सीनियर्स जो अपने जूनियर को एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एंड जबकि डेवलपमेंट कौन प्रोवाइड करता है? कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक्सपर्ट ऑफ द वेरियस फील्ड है, वो सारे प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग किसको दी जाती है? तो स्टाफ मेंबर्स को दी जाती है बॉटम लेवल के अंदर मेनली। एंड डेवलपमेंट किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं टॉप लेवल में जो होते हैं वर्किंग लेवल के अंदर, मिडल लेवल, दैट इज इंक्लूड इन द डेवलपमेंट। So this our chapter completed.